सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोहे सविसाहुणं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परमज्योति समं समस्तेरनन्त पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्ति सिन्धुर्विधानम्, सकल नैविलिसितानां विरोधि मध्य नमाम्यनेकान्तम्। उत्तमे क्षमादिक धर्मे आत्म का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्शन निज में, लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ भावना, हो पूर्ण दश लक्षण धर्म, हो पूर्ण दश लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धियोपाय नामक पावन ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमारे मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, रत्नत्रय का मार्ग दिखा रहा है, उस अचल चैतन्य स्वभाव को बता रहा है, उस अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति को बता रहा है कि वो अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। क्या है वो अचल चैतन्य स्वभाव, अचल ज्ञायक स्वभाव, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। प्रयोजन तो उनका वही कहने का है, क्योंकि वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। ये पहले ही कह चुके हैं कि अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति ही कृत्य कृत्यपना है, अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, करना ही उपाय है और होना ही कृत्य कृत्यपना है। इस प्रकार की बात कह चुके हैं पहले ही। उसी के लिए सारी बातें हैं जो कही जा रही हैं आगे। ग्रंथ का विस्तार मात्र उसी को कहने के लिए है, क्योंकि कह चुके हैं कि कहना तो मात्र यही चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हम। देखो, बात चल रही है हमारी सम्यक ज्ञान अधिकार में। सम्यक ज्ञान अधिकार अर्थात सम्यक ज्ञान का सेवन, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। और वो सम्यक ज्ञान का सेवन कहो या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कहो, वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। मी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को अंगीकार करने के बाद अब सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। उसकी यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बात कर रहे हैं 31 और 32 नंबर के श्लोक में। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। इत्याश्रित सम्यक्त्वा सम्यक् ज्ञानं निरुपयतनेन, आम्नाय योक्ति योगे समुपास्यं नित्यमात्महिते,
पृथधाराधनमेष्टम् दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवति नयनयो। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जिन्होंने सम्यत्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव आमना और युक्ति के अनुयोग से प्रयत्न पूर्वक विचार करते हुए सम्यक प्रकार से भली भांति सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, करना योग्य है, क्योंकि इसका जुदा ही आराधन कल्याणकारी है। और लक्षण भिन्नता है, इसलिए लक्षण के भेद से इनमें भिन्नता भी संभव है। इसलिए हम ऐसा भी ना सोचें कि ये तो भिन्न ही नहीं है, एक है तो अलग अलग क्यों आराधन करें, कि अलग अलग आराधन करना ही कल्याणकारी है। उसकी यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बात कर रहे हैं। आमना युक्ति योगे की चर्चा चल रही है कि वो सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार से करें। तो उसमें आमना युक्ति योग है और युक्ति में प्रमाण और न्याय। तो उसमें हमारी चर्चा अभी प्रमाण पर हुई थी। प्रमाण के जो प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद, और प्रत्यक्ष के भी एक देश प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, फिर पारमार्थिक के एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, वो सब हम देख चुके हैं। परोक्ष प्रमाण के भी 5 भेद हमने देख लिए थे: स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इन 5 पूर्वक निर्णय होता है, और किस प्रकार निर्णय होता है और हम निर्णय से किस प्रकार चूक रहे हैं, किस प्रकार निर्णय से दूर हो रहे हैं, किस प्रकार सम्यक दर्शन को हमने कठिन बना लिया है, किस प्रकार हम सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या भूल हो रही है, उन सब बातों की चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। अभी प्रमाण के बाद चर्चा है न्याय की। तो न्याय की बात करते हैं। क्या है वास्तव में न्याय? देखो, न्याय का एक, न्याय की परिभाषा एक आती है न्याय ग्रंथों में कि नयति इति न्याय। नयति इति न्याय, जो ले जाए उसे न्याय कहते हैं। कि कहाँ ले जाए? नयति इति न्याय, जो ले जाए उसे न्याय कहते हैं। कि कहाँ ले जाए? कि जो वस्तु स्वरूप तक ले जाए। नयति इति न्याय है, जो ले जाए वस्तु स्वरूप तक, उसको न्याय कहते हैं। अर्थात न्याय का प्रयोजन वस्तु स्वरूप पे ले जाने का है, वस्तु स्वरूप को दिखाने का है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कराने का प्रयोजन है न्याय का। आचार्यों का प्रयोजन न्याय कहने का नहीं है। आचार्यों का प्रयोजन न्याय कहने का नहीं है। आचार्यों का प्रयोजन तो वस्तु स्वरूप पे ले जाने का है, वस्तु स्वरूप को दिखाने का है। लेकिन वस्तु स्वरूप को दिखाने के लिए इन न्यायों की आवश्यकता है, इसीलिए न्याय कहे जाते हैं। एक न्याय की परिभाषा है सिंपल: श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को न्याय कहते हैं। कि श्रुत ज्ञान और सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है ये न्याय। क्योंकि न्याय सम्यक होते हैं, वास्तव में मिथ्या दृष्टि के तो न्याय ही नहीं होते। न्याय सम्यक होते हैं क्योंकि न्याय सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। और सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश, उसका होने से ये न्याय है। देखो, बहुत ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि न्याय प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। न्याय को प्रामाणिक कहें कि अप्रामाणिक कहें, न्याय प्रमाण है कि नहीं है। यदि प्रमाण नहीं है तो मतलब क्या, और प्रमाण है तो प्रमाण से अलग क्यों कहे हैं? कि प्रमाण से है तो प्रमाण ही, लेकिन प्रमाण से अलग क्यों कहे हैं? तो प्रमाण से अलग कहने की बात है कि एक देश पने से कही जा रहे हैं। कहा तो प्रमाण को ही जा रहा है, लेकिन प्रमाण को एक देश रूप से कहा जा रहा है। इसीलिए यदि हम कहें प्रमाण है कि नहीं है, कि अप्रमाण है कि अप्रमाण भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण का एक देश है, प्रमाण की एक अपेक्षा है, प्रमाण का एक व्यू है।
प्रमाण को देखने का एक नजरिया है, एक व्यू है। उस नजरिए को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कहते हैं न्याय। क्योंकि क्या है, प्रमाण और न्याय में क्या अंतर है? प्रमाण और न्याय में ऐसा ही अंतर है जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद। समुद्र और समुद्र की एक बूंद में जो अंतर है, वो अंतर प्रमाण और न्याय में है। कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक बूंद समुद्र है, क्योंकि एक बूंद यदि समुद्र है तो फिर तो अनंत समुद्र हो जाएंगे उसमें, क्योंकि अनंत नहीं कहो तो असंख्यात समुद्र हो जाएंगे उसमें। और यदि हम कहें कि समुद्र नहीं है, यदि हम कहें समुद्र नहीं है, तो फिर वो एक बूंद क्या है? तो है तो वो समुद्र ही, लेकिन समुद्र है भी और समुद्र नहीं भी है। क्योंकि वो समुद्र नहीं है, समुद्र का एक अंश है। इसीलिए उसको हम समुद्र भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से उसको ऐसा भी नहीं कह सकते असमुद्र, कि समुद्र ही नहीं है। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी नए को प्रमाण भी नहीं कह सकते और अप्रमाण भी नहीं कह सकते। लेकिन उस समुद्र का ज्ञान कराने के लिए हमें बूंद का ज्ञान जरूरी है। ऐसे ही प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए ये न्यों का ज्ञान चाहिए। उस न्यों के ज्ञान की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को न्याय कहते हैं। और प्रमाण से जो पदार्थ जाना था, जो पदार्थ प्रमाण से जाना था, उस पदार्थ का, उसके एक धर्म की मुख्यता से कहो या एक अंश की मुख्यता से कहो, जो अनुभव कराए उसे न्याय कहते हैं। जो एक धर्म की मुख्यता से अनुभव कराए, बाकी धर्मों को गौण करके, बाकी धर्मों को गौण कर दे और एक धर्म को मुख्य करके अनुभव कराए, उसको न्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं, द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक। देखो, न्यायों के भेद प्रभेद तो बहुत प्रकार के हैं। निश्चय व्यवहार रूप भी हैं, कहीं 47 नय हैं, कहीं 2 नय हैं, बहुत प्रकार हैं नय के तो। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से यहाँ बात की जा रही है द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक नय की। कि दो भेद हैं, द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक नय। अब देखो, यहाँ पे एक प्रश्न संभव है कि वस्तु में तो तीन चीज हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तीन चीज है वस्तु में, तो नय दो क्यों कहे हैं? द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक। गुणार्थिक ने क्यों नहीं कहा जिनवाणी में? आप में से कोई बताएंगे? भाई, गुणार्थिक ने भी कहना चाहिए था ना, कि वस्तु के तो तीन अंश हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो एक गुणार्थिक ने भी कहना चाहिए था। द्रव्य आर्थिक, पर्याय आर्थिक दो ही ने क्यों कहे? गुणों के समूह को जो द्रव्य कहते हैं। वो तो पर्यायों के समूह को भी कहते हैं, पर्याय आर्थिक क्यों कहा फिर? पर्याय के परमण, गुणों के परमण को पर्याय कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन है तो वो द्रव्य में ही। गुण भी द्रव्य में, पर्याय भी द्रव्य में, फिर पर्याय आर्थिक ने क्यों कहा? और जैसे पर्याय आर्थिक ने कहा, वैसे गुणार्थिक ने क्यों नहीं कहा? भाई, जब पर्याय जैसे आर्थिक ने आप कह रहे हो, पर्याय भी तो द्रव्य में है, पर्याय का समूह भी तो द्रव्य ही कहलाता है। जैसे गुणों का समूह द्रव्य, वैसे पर्याय का समूह भी द्रव्य है। तो जब पर्याय पर्याय के आर्थिक ने कह रहे हो, तो गुणार्थिक ने क्यों नहीं कह रहे हो? भेद है ना, पर्याय तो भेद है वस्तु का, और वो एक अभेद है, तो, तो भेद अभेद का तो कथन है। गुण, गुण भी तो भेद रूप हैं। ना गुण भेद है, तो एक गुण तो वो भेद उसी में आ जाती है ना, पर्याय में। अरे तो वो तो पूरा ही भेद उसमें द्रव्य में गर्भित हो जाता है। नहीं, जैसे पर्याय है ना, ऐसे हाँ, भेद, गुण भी भेद है, गुण भी पर्याय है। तो भाई मैं पूछ रहा हूं, तो गुण को पर्याय आर्थिक नय में लेंगे कि द्रव्य आर्थिक नय में लेंगे? फिर यदि अलग से नहीं कहेंगे तो गुण को किस में गुण लेंगे, किसके खाते में डालें? द्रव्यार्थी ने के खाते में डालें कि पर्यायार्थी ने के खाते में डालें गुण को, फिर ये अलग द्रव से के नहीं खाते कहें में तो? डालेंगे। गुण को हैं? पर्याप्त ही नहीं खाते में। द्रव के खाते गुण में को गुण को। पर्याप्त ही नहीं के खाते में डाला जाता है गुण। पक्का? गुण एक भेद है ना। देखो, गुण को द्रव्यार्थी ने के खाते में भी डाला जाता है और पर्यायार्थी ने के खाते में भी डाला जाता है।
गुणों को दोनों न्यों के खाते में डाला है और दोनों न्यों के खाते में डालने की अपनी अपनी व्यवस्था है। ये प्रश्न मैंने नहीं किया, गुणार्थिक न्याय का प्रश्न मैंने नहीं किया है आपसे, ये प्रश्न आचार्य अकलंग देव ने उठाया है। आचार्य अकलंग देव ने तत्वात राजवार्तिक में ये प्रश्न उठाया है कि गुणार्थिक ने क्यों नहीं कहा, और उसका उन्होंने उत्तर दिया है। उन्होंने तो, आचार्य अकलंक देव ने तो गुणों को पर्यायवाची ने के खाते में डाला ही नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने तो गुणों को द्रव्य आर्थिक ने के खाते में डाला है बस। उन्होंने गुणों तो को तो कहा दिया है, है द्रव्यार्थिक में बहुवचन है। हाँ गुणों को डालोगे तो द्रव्यार्थिक में, और गुण भेद को डालोगे तो पर्यायवाची में। हाँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ, सही है आपकी बात, कि जो गुण है वो तो सामान्य है, क्योंकि वस्तु के दो अंश हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तो जो गुण है वो सामान्य में है, और सामान्य में होने से वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। लेकिन जब श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी देव ने जब इसकी बात की द्रव्यार्थी पर्यार्थी गुणार्थिक के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि जो गुण हैं वो सहभावी पर्याय से विलक्षित हैं, परिलक्षित हैं, सहभावी पर्याय हैं वो। गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्याय को क्रमभावी पर्याय कहते हैं। तो गुणों को सहभावी पर्याय कह रहे हैं, इसलिए पर्यायार्थिक न्याय में शामिल है। तो एक आचार्य ने द्रव्यार्थिक न्याय में शामिल किया और एक आचार्य ने पर्यायार्थिक न्याय में शामिल किया गुणों को। इसलिए अलग से तो गुणार्थिक की बात ही नहीं है, क्योंकि शामिल हो जाते हैं वो इन्हीं दो में, द्रव्यार्थिक में और पर्यायार्थिक में। फिर आचार्य विद्यानंदी देव ने आगे वहां पे क्लियर किया कि जब गुण को हम एक अभेद रूप से देखते हैं, एक सामान्य रूप से देखते हैं, तो हम कहते हैं कि गुण द्रव्यार्थिक न्याय में है। और जब हम भेद रूप से देखते हैं गुणों को, तो गुणों को जब भेद रूप से देखा जाता है तो हम कहते हैं कि पर्यायार्थिक न्याय में है, क्योंकि फिर वो विशेष के खाते में चले गए। जब हमने गुणों को भेद रूप से देखा तो वो सामान्य नहीं रहे, तो फिर वो विशेष के खाते में चले गए, और विशेष के खाते में जाने से वो क्या हो गए, पर्यायार्थिक न्याय के विषय हो गए। इसलिए आपने जो कहा ना वो बात सही है कि गुण, जब गुण की बात करेंगे तो द्रव्य में, और गुण भेद की बात करेंगे तो पर्यायार्थिक न्याय में, है ना प्रश्न। इसलिए मैंने प्रश्न उठाया कि उन्होंने वहां ये प्रश्न उठाया द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय की बात करते समय, कि भाई गुणों के संदर्भ में क्या कहना है। क्योंकि जब हम, दो प्रकार के अनेकांत होते हैं, एक सह अनेकांत होता है, एक क्रम अनेकांत होता है। तो जब सह अनेकांत की सिद्धि करनी है हमें, तो हम गुण को द्रव्यार्थिक न्याय के खाते में डाल देंगे। और जब हमें क्रम अनेकांत की सिद्धि करनी है, तो क्रम अनेकांत की सिद्धि के लिए हम गुणों को पर्याय, पर्याय से कहेंगे, भी पर्याय की बात करेंगे। मीन्स जो आती है ना पर्यायवाचा, गुण पर्याय बल द्रव्यम। तो आचार्य विद्यानंदी देव ने कहा सह अनेकांत की सिद्धि के लिए हम कहेंगे गुणयुक्त द्रव्य है, और क्रम अनेकांत की सिद्धि के लिए हम कहेंगे पर्याय युक्त द्रव्य है। तो उस समय हम द्रव्य को, गुण को द्रव्य के खाते में, और नहीं तो फिर पर्याय के खाते में डाल देंगे। इसे अलग से गुणार्थिक न्याय की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि वो द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक न्याय में ही गर्भित हो जाते हैं। अब एक बात है कि जब प्रमाण में सब कुछ आ ही रहा है जानने में, जब हमने प्रमाण के पांच भेद पढ़े हैं ऊपर अभी परोक्ष प्रमाण में, जब प्रमाण में सब कुछ जानने में आ ही रहा है, तो फिर ये न कहने की आवश्यकता क्यों है। न कहना ही क्यों है, जब प्रमाण में हमको जानने में आ ही रहा है ना सब कुछ। तो जब प्रमाण में सब कुछ जानने में आ रहा है तो न्यायों की आवश्यकता क्यों है, फिर न क्यों कहे क्यों जा रहे हैं, ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार जो भी न कहे जा रहे हैं, वो कहे क्यों जा रहे हैं फिर। क्योंकि जानने में तो आ रहा है, प्रमाण से जानने में तो आ रहा है, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि प्रमाण से जानने में नहीं आ रहा है। प्रमाण से जानने में आ रहा है, लेकिन उसको विशेष जानने के लिए हमें न्यायोपिज न्यायों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना नहीं जान पाते। जैसे इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, जैसे कहीं पर प्रवचन हो रहे हैं, प्रवचन सभा लगी हुई है, और उस प्रवचन सभा की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये उसकी वीडियो बना रहे हैं प्रवचन सभा की। तो कैमरे ने क्या दिखाया, कैमरे ने दिखाया पहले दूर से कि ये वक्ता बैठा है और ये सारे श्रोता बैठे हैं।
तो हमको वक्ता भी दिख रहा है, श्रोता भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, सारे श्रोता दिख रहे हैं, वक्ता भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है हमको। तो इतना दिखना सफिशिएंट है, इतना जानना सफिशिएंट है कि वक्ता भी है और श्रोता भी है। इतना जानना सफिशिएंट है कि नहीं? यही तो जानना है हमको कि कौन क्या वक्ता भी बैठा है श्रोता भी बैठा है कि नहीं। लेकिन अब हमने जान लिया वक्ता भी है श्रोता भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब वक्ता क्या बोल रहा है, जिस समय वक्ता बोल रहा है उस समय उसकी भाव भंगिमा क्या है, क्या एक्सप्रेशन है वक्ता के, अब वो सब देखने के लिए हमको वक्ता को फोकस करना पड़ेगा। अब जब हम वक्ता को फोकस करेंगे तो हमने क्या किया, श्रोताओं को दिखाना बंद कर दिया। क्या तुम श्रोताओं को मत देखो, तुम वक्ता को देखो बस। अब वक्ता को दिखा दिया तो वक्ता को दिखा दिया और सबको दिखा दिया, सफिशिएंट है कि नहीं? ये भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? कि वक्ता को तो दिखा दिया हमने, वक्ता क्या बोल रहा है, उसकी भाव भंगिमा क्या है, लेकिन उसके उस वक्तव्य का श्रोताओं पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? श्रोता सो तो नहीं रहे कहीं? श्रोता सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? उनकी भाव भंगिमा क्या है श्रोताओं की? तो फिर हमने वक्ता को हटा दिया, अब हमने कैमरे को श्रोताओं पे लगा दिया। अब हमने कैमरे को कहाँ लगा दिया? श्रोताओं पे। कि अब हम श्रोताओं पे फोकस कर रहे हैं एक एक पर। इसका देखो ये कैसा सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सो तो नहीं रहा है। अब वक्ता को हमने नेगलेक्ट कर दिया, अब हम वक्ता को नहीं दिखा रहे, अब हम श्रोता को दिखा रहे हैं। और फिर दोबारा से वो कैमरा क्या करता है, सबको दिखाने लग जाता है, वक्ता को श्रोता को। पहले वक्ता श्रोता को दिखाया, फिर वक्ता को दिखाया, फिर श्रोताओं को दिखाया, फिर सबको दिखा दिया। ऐसा काम है प्रमाण और न्याय का, कि प्रमाण पहले सब दिखाता है, फिर एक एक के पास ले जाता है, और फिर एक एक को दिखा के फिर प्रमाण को दिखा देता है। वो काम है प्रमाण और न्याय का। उसके आधार पर सम्यक ज्ञान का सेवन हो जाता है, पता चल जाता है हमको वक्ता क्या कह रहा है, श्रोता कैसे सुन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी वस्तु व्यवस्था का व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है। उस व्यवस्थित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसलिए न्यायों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर द्रव्य आर्थिक पर्यार्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, बाकी न्यायों की यहाँ बात कर नहीं रहे हैं। बातें तो देखो बहुत सारी हैं न्यायों के संबंध में। न्यायों में एक शब्द का प्रयोग होता है सर्वथा। सर्वथा शब्द का प्रयोग न्याय में होता है कि नहीं होता है? बताओ। न्याय में सर्वथा शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ। होता है। कैसे सर्वथा शब्द का प्रयोग कैसे होगा न्याय में? बस वस्तु को आप जिस वस्तु को उसे विशेष करना है तो सब प्रकार से ही करेगा। वस्तु को। जब विशेष करके करेगा, हाँ। स्पष्ट करेगा तो सब प्रकार से करेगा। वहाँ मुख्य करेगा तो मुख्यता को ही करेगा, और गौण करेगा तो उसमें गौणता को गौण हाँ करेगा। कि देखो, सर्वथा शब्द, सर्वथा शब्द यहाँ एकांत का सूचक नहीं है। मीन्स एकांत का सूचक भी है, क्योंकि हम एकांत से ही देख रहे हैं, उस समय एक अंत को देख रहे हैं, दूसरे को गौण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो सर्वथा शब्द है वो मिथ्या एकांत का सूचक नहीं है। जब हम हम्म। एक अंश की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा सर्वथा है, ऐसा ही है। ये भी कहा जाता है ऐसा ही है, ऐसा सर्वथा है। तो ऐसा सर्वथा है, ऐसा कहकर दूसरे पक्ष को हम हटा नहीं रहे, है ना। सर्वथा शब्द का प्रयोग आता है न्यायों में भी। कि ऐसा नहीं है कि हमको लगे कि भाई सर्वथा शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है न्याय में। भाई न्याय में तो एक अपेक्षा स्यात् शब्द का प्रयोग होता है। न्याय में तो, न्याय में तो स्यात् शब्द का प्रयोग होता है, सर्वथा शब्द का प्रयोग कैसे होता है? कि नहीं, सर्वथा सम्यक शब्द का प्रयोग भी होता है, लेकिन सम्यक सर्वथा ही शब्द का प्रयोग नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। सर्वथा एकांत शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सर्वथा ही इन दो शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा न्याय में। सर्वथा शब्द का प्रयोग तो हो सकता है, एकांत शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, ही शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, भी शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसा भी का तो खैर है ही, लेकिन सर्वथा एकांत और ही, ये तीन शब्द हमें नए चक्र में उलझाते हैं। इसलिए मैं तीन शब्दों की बात की है।
ये तीन शब्दों से हम उलझते हैं नए चक्र में। नए चक्र में उलझने का मूल कारण है ये तीन शब्द, सर्वथा, एकांत और ही। इन तीन शब्दों से हम उलझते हैं और इन तीन शब्दों का प्रयोग नयों में किया गया है। और ये तीन शब्द जहरीले हैं, ऐसा कहें यदि हम कि तीन शब्द जहरीले हैं। कि जहरीले क्यों है ये तीन शब्द? कि तीन शब्दों का सही प्रयोग करेंगे तो औषधि बन जाएगा वो जहर, और यदि गलत प्रयोग किया तो मरण का कारण बन जाएगा। तो नयों में सर्वथा, एकांत और ही तीनों का प्रयोग है, लेकिन सर्वथा एकांत एक साथ शब्द आएगा तो गलत है। सर्वथा ही, सर्वथा और ही दोनों शब्द एक साथ आएंगे तो गलत है। एक शब्द आएगा सर्वथा तो गलत नहीं है। एक शब्द आएगा ही। पंडित टोडरमल ने कितनी जगह प्रयोग किया है ही शब्द का? पूरे मुच्छ प्रकाशक में ना जाने कितनी कितनी बार किया है ही शब्द का प्रयोग पंडित टोडरमल जी ने। तो अकेले ही शब्द के प्रयोग से परेशानी नहीं है, अकेले सर्वथा शब्द से परेशानी नहीं है, अकेले एकांत शब्द से परेशानी नहीं है। इनके ही जोड़े बनेंगे एक साथ तो जोड़ों से परेशानी है। तो जोड़े नहीं होनी चाहिए। सर्वथा शब्द हो तो उससे हम ऐसा नहीं समझें कि भैया सर्वथा, ये तो सर्वथा सर्वथा कह रहे हैं, सर्वथा कह रहे हैं अर्थात दूसरे को इन्होंने हटा ही दिया। ये दूसरे को हटाया नहीं है, लेकिन उस एक पक्ष को सर्वथा कह रहे हैं। मीन्स एक पक्ष को देखो, सर्वथा, सर्वथा का मैंने आपको एक अर्थ और बताया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। किसी को याद है आप में से क्या शब्द अर्थ बताया था सर्वथा का? सर्वथा शब्द में चारों आ गए, दिव्य तेज काल भाव। हाँ, मैंने एक जगह बताया था सर्वथा शब्द में चारों आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब ये भी हर जगह नहीं आते, ठीक है, ये भी हर जगह नहीं आते। जैसे नयों में जब सर्वथा शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल नहीं आएगा। यहाँ पर सर्वथा शब्द का अर्थ सिर्फ भाव रूप से है। यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल रूप से सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा। सर्वथा शब्द का प्रयोग होगा। सर्वथा शब्द का प्रयोग अंत्यदीपक की तरह भी होता है जिनवाणी में, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेके भी होता है और अलग से भी होता है। लेकिन जब सर्वथा शब्द का प्रयोग हम यहाँ करेंगे तो सर्वथा शब्द में यहाँ पे भी दोनों प्रकार से होगा। यहाँ पे भी अंत्य दीपक की तरह भी होगा, यहाँ पे भी, और अलग से भी होगा। अब ये हमें पहचानना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है कि सर्वथा शब्द को सुनकर हम क्या ग्रहण करते हैं। हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ग्रहण करते हैं या सर्वथा शब्द को, भाव को ग्रहण कर रहे हैं बस। यदि हम मात्र भाव को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये विचारना हमारा काम है कि सर्वथा शब्द जिनवाणी में आया है तो किस प्रयोजन से आया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रयोजन से आया है, अंत्य दीपक की तरह आया है, कि मात्र भाव पक्ष से आया है। तो यहाँ पर जब सर्वथा शब्द का प्रयोग होगा मुख्य रूप से नयों में, जब हम बात करेंगे द्रव्यार्थी, पर्यायार्थिक नय की, तो वहां सर्वथा शब्द का प्रयोग भाव रूप से होगा। भी वहां पे ऐसा नहीं है यदि हम ऐसा कहें कि ये सर्वथा ऐसा है, तो ये जैसे, जैसे हम यदि ऐसा कहें कि ये पंचम काल बहुत बेकार है, पंचम काल में तो सर्वथा असत्य ही बोला जाता है। गलत। नहीं, गलत नहीं है। मीस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर्वथा, तुम्हारा सर्वथा भाव पने से है कि सारे क्षेत्रों में नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में है, किसी पर्टिकुलर काल में है। सारे क्षेत्रों में सत्य नहीं बोला जाता, सारे समयों में सत्य नहीं बोला जाता। अभी बोला जा रहा है, हमेशा नहीं बोला जाएगा। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बोला जा रहा है, हर क्षेत्र में नहीं बोला जाएगा। और सभी द्रव्य सत्य नहीं बोल रहे, कुछ असत्य बोल रहे हैं, कुछ असत्य नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर सर्वथा शब्द का प्रयोग द्रव्य, अंत दीपक की तरह नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग अंत्य दीपक की तरह नहीं है, या द्रव्य, क्षेत्र, काल नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ भाव रूप से आएगा कि हमने भावपने से कहा है, मुख्य मुख्य रूप से। भाव क्या है? भाव है कि पंचम काल में मुख्य रूप से सत्य का ही बोलबाला है, मुख्य रूप से असत्य का ही बोलबाला है। इसलिए हमने भाव रूप से कह दिया कि पंचम काल में असत्य ही बोला जाता है, पंचम काल सर्वथा में शब्द असत्य ही पाया देखो, जाता है। आप तो सर्वथा शब्द जोड़ोगे ना इसमें। हाँ, पंचम काल में सर्वथा, तो सर्वथा में यहाँ गलत हो जाएगा ना।
नहीं, सर्व मैं वही कहना चाह रहा हूँ, गलत नहीं होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सर्वथा का अर्थ भाव पने से है, और भाव क्या है कि पंचम कार में मुख्य रूप से असत्य ही हाँ बोला जाता है। इस भाव रूप से हमने कहा कि पंचम काल में सर्वथा असत्य ही बोला जाता है। अब यहाँ पे क्षेत्र काल और द्रव्य नहीं है, यहाँ सर्वथा का अर्थ मात्र भाव है, कि भाव पने से हम कह रहे हैं, असत्य को मुख्य करके कह रहे हैं। भाव भी क्या है, उस असत्य की मुख्यता पाई जाती है पंचम काल में। सत्य बोलने वाले कम हैं, असत्य बोलने वाले अधिक हैं। इस अपेक्षा से हमने कहा कि पंचम काल में सर्वथा असत्य ही बोला जाता है, सर्वथा असत्य बोला जाता है। सर्वथा असत्य ही बोला जाता है तो गलत हो जाएगा, सर्वथा असत्य बोला जाता है तो गलत नहीं है। सर्वथा असत्य ही, सर्वथा ही दोनों शब्दों का प्रयोग हो गया तो गलत है, और सर्वथा असत्य बोला जाता है तो गलत नहीं है। ये ध्यान रखना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय में और निश्चय न्याय व्यवहार न्याय में भी, न्यायों में जहाँ पे भी प्ररूपणा हो उन न्यायों की, वहां पर इन चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा द्रव्यार्थिक कि न्याय में तो सर्वथा मुख्यता शब्द की का प्रयोग। विशेषता होती है। हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय में मुख्यता की विशेषता होती है। तो मुख्यता तो कह सकते तो हैं तो यहाँ सर्वथा। पे भी असत्यता की मुख्यता है, असत्यता की मुख्यता का भाव है। उस असत्यता की मुख्यता का भाव करके हम कह रहे हैं कि सर्वथा असत्य ही बोला जाता है, सर्वथा असत्य बोला जाता है। पंचम काल में सर्वथा असत्य का बोलबाला है, हाँ तो पंचम काल में सर्वथा असत्य का बोलबाला, ये कथन गलत नहीं है। नहीं सही है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, हमको लगेगा कि गलत है, कि गलत नहीं है, कि ये सत्य बोला सही नहीं है। जाता क्या फिर, कि सत्य बोला बोल वाला जाता है, है। बोल वाला है, प्राय बोलते सत्य हैं का लोग बोल बोलबाला वाला। है, लेकिन हम्म, सर्वथा असत्य बोला जाता है। ये एक न्यायों का एक सुंदर रूप कहो उसको, या हम कहें कि हम जहां गलती कर बैठेंगे कि भैया सर्वथा कह रहे हैं, कि सर्वथा कह रहे हैं, सर्वथा ही नहीं कह रहे, हम्म, सर्वथा कह रहे हैं, तो सर्वथा कहने में कोई परेशानी नहीं है। कहीं पर भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में कहो, निश्चय ने व्यवहार ने में, कहीं पर भी प्रयोग हो सकता है सर्वथा ही इन शब्दों का, मात्र द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में नहीं। ये नए की बात है मुख्य रूप से। में विचार करके देखें हम कि कहाँ पर किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, तो उसका हम विचार कर रहे हैं। यहाँ तो देखो क्या कह रहे हैं कि न्याय के दो भेद हैं, द्रव्य आर्थिक न्याय और पर्याय आर्थिक न्याय, क्योंकि दो अंश हैं वस्तु के, एक सामान्य और एक विशेष। द्रव्य और पर्याय, देखो, वस्तु वस्तु चतुष्टय रूप है, वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक न्याय भी चार रूप से बात करता है, क्योंकि वस्तु कैसी है, चार रूप से कही जाती है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक न्याय भी चार प्रकार से बात करते हैं। चार प्रकार से बात कैसे करते हैं द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक, कि जब सामान्य की बात कर रहा है द्रव्य आर्थिक, विशेष की बात कर रहा है पर्याय आर्थिक, तो ये तो हो गया द्रव्यापेक्षा कथन। और जब जब वो बात कर रहा है, ये द्रव्य हो गया क्षेत्र, जब वो बात करेगा अभेद की और भेद की, तो जब अभेद की बात करेगा तो द्रव्य आर्थिक, और भेद की बात करेगा तो पर्याय आर्थिक। ये हो गया क्षेत्र अपेक्षा कथन। और जब वो बात करेगा नित्य की और अनित्य की, नित्यपने की, नित्य स्वभाव की बात करेगा द्रव्य आर्थिक ने, और अनित्य स्वभाव की बात करेगा पर्याय आर्थिक ने, तो ये बात करेगा वो काल की अपेक्षा, ठीक है। है ना। द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक ये बात करेगा काल की अपेक्षा। और जब वो कहेगा कि ये एक है और ये अनेक है, तो द्रव्य आर्थिक ने कहेगा एक है, पर्याय आर्थिक ने कहेगा अनेक है, तो ये कहा जाएगा भाव अपेक्षा। तो द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक ने ही चार प्रकार से बातें करेंगे, कहीं द्रव्य की अपेक्षा, कहीं क्षेत्र की अपेक्षा, कहीं काल की अपेक्षा, कहीं भाव की अपेक्षा। चार प्रकार से इनका वर्णन कहा जाएगा। एक चीज और है, द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक ने है, तो द्रव्य पर्याय में तो हमने द्रव्य को गौण कर दिया, पर्याय आर्थिक ने में द्रव्य को गौण कर दिया, ठीक है। अब द्रव्य आर्थिक ने, द्रव्य तो गुण पर्याय का समूह है, हम्म, द्रव्य तो गुण पर्याय का समूह है,
तो जब हम द्रव्य कह रहे हैं तो गुण पर्याय का समूह तो उसमें आ ही गया, तो उसमें पर्याय गौण कैसे होगी? उसमें पर्याय गौण कैसे होगी? पर्याय गुण अभेद को उसने मुख्य किया है, द्रव्य में अभेद को मुख्य किया है, और पर्याय इसलिए, और भेद पक्ष है पर्याय का, तो पर्याय गुण हो गई। नहीं, एक जब मात्र जब हम जब पर्याय हम द्रव्य कह रहे है। हैं, जब हम द्रव्य कह रहे हैं, पर्याय कह रहे हैं, तो हमने ठा भैया उसमें उसमें भेदपना है, तो हमने उसमें पर्याय को मुख्य करके द्रव्य को गौण कर दिया। हम्म। और जब हम द्रव्य आर्थिक कह रहे हैं, तो द्रव्य जो कह रहे हैं, देखो आचार्य कलंक देव ने द्रव्य दो प्रकार का कहा है, एक द्रव्य आर्थिक न्याय का द्रव्य और एक प्रमाण का द्रव्य। वहां उन्होंने ये ऐसा लिखा कि जो द्रव्य आर्थिक न्याय है वो संपूर्ण द्रव्य को नहीं कह रहा है, वो द्रव्य के एक अंश को कह रहा है। मीन्स द्रव्य शब्द का प्रयोग भी जिनवाणी में दो प्रकार से पाया जाता है, एक प्रमाण के द्रव्य की बात की जाती है और एक द्रव्य आर्थिक न्याय के द्रव्य की बात की जाती है। द्रव्य दो दो आर्थिक न्याय प्रकार का के होते हैं। द्रव्य है तो पर्याय गौण है, और प्रमाण के द्रव्य की बात है तो वहां गुण पर्याय युक्त द्रव्य। और जब द्रव्य आर्थिक न्याय के द्रव्य की बात है तो वहां पर्याय गौण है और द्रव्य मुख्य है। इस प्रकार से भी जिनवाणी में कथन मिलते हैं कि द्रव्य भी दो प्रकार से कह दिया जाता है, एक प्रमाण का द्रव्य और एक द्रव्य आर्थिक का द्रव्य। तो प्रमाण का जब हम द्रव्य द्रव्य। शब्द सुने, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि जब हम द्रव्य शब्द सुने जिनवाणी में, तो ये हमें निर्णय करना पड़ेगा कि यहाँ प्रमाण का द्रव्य कहा जा रहा है कि द्रव्यार्थिक का द्रव्य कहा जा रहा है। कि द्रव्यांश को द्रव्य कहा जाता है और एक सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है उसको भी द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यांश का द्रव्य उसको द्रव्य आर्थिक ने कहते हैं, और जो प्रमाण का द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है, गुण पर्याय युक्त द्रव्य है, वो प्रमाण का द्रव्य है। और जो द्रव्य आर्थिक ने का द्रव्य है वो द्रव्यांश है, वो द्रव्य का एक अंश है। उस समय हमने दूसरे अंश को गौण किया हुआ है, पर्याय को गौण किया हुआ है हमने, वो भी द्रव्य वस्तु का एक अंश है, वो भी वस्तु का एक अंश है पर्याय भी, तो पर्याय को हमने गौण किया हुआ है। तो हम द्रव्य के एक अंश की बात कर रहे हैं, द्रव्य में भी हम कह रहे हैं द्रव्य, लेकिन द्रव्य कहते हुए भी द्रव्य आर्थिक नियम में जो हम द्रव्य कह रहे हैं वो द्रव्य भी द्रव्य का एक अंश है, संपूर्ण द्रव्य नहीं है। उस द्रव्य का एक अंश है जिसको हम द्रव्य आर्थिक न्याय का विषय कह रहे हैं, लेकिन दूसरा अंश गौण है। वस्तु का एक दूसरा अंश भी है पर्याय, कि वस्तु तो द्रव्य पर्याय युक्त है, द्रव्य पर्याय में है। तो द्रव्य आर्थिक न्याय का द्रव्य और पर्याय और प्रमाण का द्रव्य। अब जिनवाणी में द्रव्य शब्द का प्रयोग हो तो ये भी हमको विचार करना पड़ेगा कि द्रव्य प्रमाण के द्रव्य की बात कह रहे हैं कि द्रव्य आर्थिक न्याय के द्रव्य की बात कह रहे हैं। ये बात फिर से क्लियर करो, ये समझ में हमें नहीं आया, प्रश्न हम ज्यादा करेंगे नहीं क्योंकि विवाद पड़ता है, परंतु नहीं, ये देखो बात बताइए। देखो जो द्रव्यार्थी नहीं देखो का विषय प्रमाण अभी है, भी देते हैं तो प्रमाण का इसमें द्रव्य है अंत गुण कहाँ से आ पर्याय गया? युक्त। वस्तु के दो अंश हैं, वस्तु के दो अंश हैं द्रव्य और पर्याय, वस्तु के दो अंश हैं द्रव्य और पर्याय। तो जब हम द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं, पर्याय को गौण कर रहे हैं, तो द्रव्य आर्थिक। और जब द्रव्य को गौण कर रहे हैं, पर्याय को मुख्य कर रहे हैं, तो पर्याय आर्थिक। और वो दोनों द्रव्य है, प्रमाण का द्रव्य। तो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य देखो, जो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है उसका एक सामान्य अंश है और एक विशेष अंश है। ये तो क्लियर है आपको कि वस्तु का एक सामान्य अंश है और एक विशेष अंश है वस्तु का। ये क्लियर है कि नहीं? पहले एक सामान्य अंश है वस्तु का, एक विशेष अंश है। वस्तु में एक सामान्य विशेष हाँ, वस्तु तो में एक सामान्य सामान्य पना है, विशेष द्रव्यार्थी पना है। नहीं। वस्तु में एक सामान्य पना है और एक विशेष पना है, और दोनों से मिलकर वस्तु बनी हुई है। हम्म, सामान्य पना और विशेष पना, तो जो सामान्य पना है उसको द्रव्य कहा जा रहा है द्रव्य आर्थिक नय में, और विशेष पने को पर्याय कहा जा रहा है पर्याय आर्थिक नय में। और वो सामान्य विशेषात्मक प्रमाण का द्रव्य है। मीन वो सामान्य पना क्या है? वो अंश है वस्तु का, वस्तु नहीं है। सामान्य पना वस्तु है क्या कि वस्तु का एक अंश है, फिर दूसरा अंश भी है उसमें, विशेष विशेष अंश भी है, विशेष अंश भी है, लेकिन सामान्य उसका एक अंश है। तो सामान्य उसका जो अंश है उसको द्रव्य कहा जा रहा है द्रव्य आर्थिक नय में, विशेष को गौण करके।
उस और पर्यायों पर्याय को पी आर्थिक कर ने ही में बैठा है तो सामान्य को गौण द्रव। करके बात जब विशेष को नहीं मुख्य लाऊंगी। हाँ। अभेद को, द्रव्य के अभेद पक्ष को करता है दिव्याचरण न्याय। तो अभेद, अब जब उसका अंश कर दोगे तो तो अभेद द्रव्य कहाँ रहा वो? अरे, द्रव्य आर्थिक ने सामान्य का कथन करता है, सामान्य और का पर्याय करता आर्थिक ने है। विशेष का कथन करता है। हाँ, तो उससे समझाओ, सामान्य पंचाशी काय से समझाओ। और हाँ, कोई ग्रंथ से समझ में नहीं आएगा। ये आ नहीं रहा, पंचाशी काय भाषण से आ रहा है। समझाओ, पंचाशी काय से। और कोई ग्रंथ से तो समझ में नहीं बैठेगा ये। ये आता ही नहीं, समझ में वही तो नहीं आ भूल रहा। चल रही नहीं है। देखो, नहीं देखो, सिंपल सी बात है। वस्तु के दो अंश हैं, सामान्य और विशेष। द्रव्य आर्थिक पना विशेष को गौण करके सामान्य को गौण कराता है, और पर्याय आर्थिक ने सामान्य को गौण करके विशेष का ज्ञान कराता है, विशेष को मुख्य करके कहता है सामान्य को गौण करके। और सामान्य और विशेष दोनों वस्तु के अंश हैं, वस्तु नहीं है। ना तो सामान्य वस्तु है और ना विशेष वस्तु है, दोनों वस्तु के अंश हैं। तो सामान्य को मुख्य करता है द्रव्य आर्थिक ने, और विशेष को मुख्य करता है पर्याय आर्थिक ने। क्योंकि वस्तु के सामान्य अंश पना वो में अभेद पना है उसका, और विशेष पना है वो भेद पना है उसका। तो सामान्य पने को ग्रहण करा रहा है द्रव्य आर्थिक ने, और विशेष पने को ग्रहण करा रहा है पर्याय आर्थिक ने। और वस्तु सामान्य विशेष रूप है, वस्तु ना सामान्य है और ना विशेष है, वस्तु दोनों रूप है। वस्तु सामान्य रूप भी है, वस्तु विशेष रूप भी है। तो वस्तु का एक अंश है सामान्य और एक अंश है विशेष, और दोनों अभेद रूप से रह रहे हैं, अंश सामान्य और विशेष। तो लेकिन जब सामान्य को मुख्य करेगा तो विशेष को गौण करेंगे, जब विशेष को मुख्य करेंगे तो सामान्य को गौण करेंगे। आप पढ़ना उसमें श्लोक तत्वाद राजवार्तिक, आचार्य कलंक देव का तत्वाद राजवार्तिक है, उसमें उन्होंने उसका निरूपण किया है। उसको विषय को वहां से पढ़ लेना। यहाँ को मैंने किस लिए कहा कि द्रव्य शब्द का प्रयोग भी दो तरीके से पाया जाता है, एक प्रमाण का द्रव्य बताने के लिए और एक द्रव्यार्थिक निर्णय का द्रव्य बताने के लिए। जब अब क्या तो कह एक रहे हैं यहाँ पे, जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए वह द्रव्य आर्थिक ने, और जो पर्याय को मुख्य करके अनुभव कराए वो पर्याय आर्थिक ने। ये परिभाषा कहाँ से है? ये परिभाषा है आत्मघाती टीका से। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए, जहां तक मुझे याद है आत्मघाती टीका में है, और जो पर्याय की मुख्यता से अनुभव कराए उसे पर्याय आर्थिक ने कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी देखो नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, एक चीज है द्रव्य आर्थिक, जिनवाणी में एक शब्द का प्रयोग और है। द्रव दो चक्षु हैं, ये द्रव्य आर्थिक चक्षु है और ये पर्याय आर्थिक चक्षु है। तो द्रव्य आर्थिक न्याय को देखने, द्रव्य आर्थिक चक्षु से देखना है हमें, तो पर्याय चक्षु को उस समय बंद रखो, और जिस समय पर्याय आर्थिक चक्षु से देखना है उस समय द्रव्य आर्थिक चक्षु को बंद रखो। ठीक। क्योंकि यदि हम जब द्रव्य आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, उस समय यदि पर्याय आर्थिक चक्षु खुली रहेगी तो द्रव्य आर्थिक न्याय का विषय वो द्रव्य जानने में नहीं आएगा। जैसे लक्ष्य, लक्ष्य क्या है हमारा? अभी जब द्रव्यार्थी ने की बात कर रहे हैं हम, उस समय हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य उस समय पर्याय पर्याय को गौण करना है, पर्याय को जानना नहीं है, द्रव्य को जानना। और जब पर्यायार्थी ने की बात कर रहे हैं, उस समय हमारा लक्ष्य क्या है? उस समय हमारा लक्ष्य द्रव्य नहीं है, उस समय हमारा लक्ष्य पर्याय है। और जिस समय द्रव्यार्थी ने की बात कर रहे हैं उस समय हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है? जब हम द्रव्य आर्थिक ने की बात कर रहे हैं उस समय लक्ष्य क्या है हमारा? अभेद द्रव्य, हाँ, कि वो द्रव्य। और जब पर्यायार्थी ने की बात कर रहे हैं, जब भेद पक्ष। वो पर्याय, वो पर्याय हम्म, हमारा लक्ष्य है और उसमें हमारा द्रव्य लक्ष्य है। हम्म, तो यदि हम जैसे, वो आता है ना एग्जाम्पल अर्जुन का, कि हमें चिड़िया को लक्ष्य बनाना है तो एक आंख बंद करनी पड़ेगी, दोनों हम्म, आंखें खुली रखी हम लक्ष्य नहीं भेद पाएंगे। वैसे ही दोनों आंखें खुली रखें यदि हम द्रव्य आर्थिक चक्षु और पर्याय आर्थिक चक्षु, तो फिर निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे हम द्रव्य आर्थिक ने और पर्याय आर्थिक ने के निर्णय पर। तो द्रव्य आर्थिक ने का निर्णय करने के लिए पर्याय आर्थिक चक्षु को बंद रखो, और पर्याय आर्थिक न्याय को देखने की द्रव्यार्थ चक्षु को बंद रखो। लेकिन जैसे मान लो द्रव्य आर्थिक न्याय को देखना है हमें, अब द्रव्य आर्थिक न्याय को देखना है तो पर्याय आर्थिक चक्षु को बंद करना पड़ रहा है हमें बार बार। तो कोई ऐसा सोचे कि अरे जब द्रव्य आर्थिक न्याय को देखना है, पर्याय आर्थिक न्याय की चक्षु को बंद करना है बार बार, तो बंद क्यों करो, आंखें फोड़ ही लो,
एक आंख को फोड़ ही दो, तो फिर तो एक आछी हो जाएगा, एक आंख वाला हो जाएगा, फिर वो आंख फोड़ लेगा। तो रहना दोनों आंखों वाला है हमें, रहना हमको दोनों आंखों वाला, एक आंख वाला नहीं बनना हमें। एक आंख वाला मतलब एकांती हो जाएगा फिर वो। बंद करना है, फोड़ना नहीं है आंख को। ऐसी पर्यायार्थी चक्षु को खोलना है, द्रव्यार्थिक को बंद करना है, और द्रव्यार्थिक को फोड़ना नहीं है, आंख को हमें बंद करना है। ठीक है, बंद करने का अर्थ गौण मुख्य रूप से ही है बात तो उसकी। ये दूसरे रूप से कह दी उसको कि फोड़ना नहीं, हम फोड़ लें कहीं, अब पर्यायार्थी चक्षु को बाहर में जाने दो, हम तो द्रव्यार्थी चक्षु को देखेंगे अब बस। बोलने का मतलब है कि नए पक्ष का अभाव ही कर देना। हाँ, फोड़ने का अर्थ है कि हमने पर्यायर्थी ने का अभावी कर दिया। अभाव ही अब कर बार दिया। बार पर्यायर्थी ने बंद करनी पड़ रही है हमको, बार बार ये आंख बंद करनी पड़ रही है, फोड़ ही दो इसको, बंद नहीं करनी पड़ेगी फिर हमें। तो फोड़ दोगे तो पर्यायर्थी ने का अभाव हो जाएगा, हम्म, फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो फोड़ना नहीं है हमको, आंख को बंद करना है, और बंद पूरा करना है। लेकिन बंद पूरा करना है, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा देखते रहें, नहीं बंद पूरा करना है, लेकिन फोड़ना नहीं है और बंद पूरा करना है। पर्यायर्थी चक्षु को बंद पूरा करना है लेकिन फोड़ना नहीं है। आंख को फोड़ना नहीं है लेकिन आंख को बंद करना है पूरा। ऐसा नहीं है कि अब ठीक है, आंख, गुरु ने कहा था आंख बंद कर, एक आंख बंद करके लक्ष्य पे निशाना लगाना, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहें उस आंख से भी, कि थोड़ा थोड़ा देखोगे तो लक्ष्य पे नहीं पहुंचोगे। जिस आंख की जरूरत है उस आंख का उपयोग करो, दूसरी आंख को पूरी तरह से बंद रखो। ये द्रव्य आर्थिक पर्यार्थी चक्षु की बात है, कि द्रव्य आर्थिक पर्यार्थी चक्षु को इस प्रकार से हम देखें। क्योंकि द्रव्य आर्थिक एकपना दिखाता है, पर्याय आर्थिक अनेकपना दिखाता है। द्रव्य आर्थिक अभेदपना दिखाता है, पर्याय आर्थिक भेदपना दिखाता है। द्रव्य आर्थिक नित्यपना दिखाता है, पर्याय आर्थिक अनित्यपना दिखाता है। अब एक साथ नहीं देख पाएंगे। जब नित्यपने को देखना है तो नित्य की आंख बंद करो, और जब अनित्य को देखना है तो नित्य की आंख बंद करो, लेकिन फोड़ो नहीं। ऐसे भेद अभेद में लगाना, ऐसे ही सामान्य विशेष में लगाना, ऐसे ही एक अनेक में, सब में लगा लेना उसको, कि उसका क्या अर्थ है क्या अर्थ नहीं है, उसका विचार करना। अब देखो यहाँ पे द्रव्य आर्थिक ने और पर्याय आर्थिक ने के 7 भेद किए हैं। मीन्स द्रव्य आर्थिक के 3 भेद और पर्याय आर्थिक के 4 भेद। दो 7 भेद किए हैं, नैगम्य आदि। कि द्रव्य आर्थिक ने के 3 भेद कौन से हैं? नैगम्य, संग्रहण्य और व्यवहारण्य। और पर्याय आर्थिक ने के 4 भेद कौन से हैं? ऋजुसूत्र ने, शब्द ने, संबिरूढ़ ने और एवं भूत ने। ये अर्थ किए हैं पर्याय आर्थिक के 4 भेद और द्रव्य आर्थिक के 3 भेद। अब इसमें देखो, इन 7 न्यायों को समझने के लिए हमें इन न्यायों के 3 भेद और समझने पड़ेंगे। हमको 3 भेद और समझने पड़ेंगे, उसके बिना हम इन 7 भेदों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे सर, मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं। सींगों वाला गधा होता है, ये बात सत्य है कि असत्य है? समझ में बताइए। नहीं आया। क्या हाँ, कहा? असत्य है। सींगों वाला गधा होता है, यह हम्म, सत्य है कि असत्य है? असत्य है, असत्य है। हैं? बाकी साधर्मियों की राय क्या है? झूठ है, झूठ हम्म, झूठ। बाकी साधर्मियों की क्या राय है सींगों वाले गधे पे? झूठा ही है वो तो, हैं? झूठा है। और मैंने सच्चा सिद्ध कर दिया तो? अभी वो तो बहुत से पर्याय में ही वो कर रहे हैं, पर्याय को ही अलग नहीं, कर रहे अरे हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं गलत, अब सम्यक रूप से। अब उनका ही नहीं मिट पाया। सम्यक रूप से सिद्ध करूंगा। सम्यक रूप से, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे 3 न्यायों की आवश्यकता है इन 7 न्यायों को समझाने के लिए। और झगड़ा तो यही चल रहा है सी, ना वो काफी दिन से। अरे उसकी बात नहीं कर रहे, सींगों वाला गधा सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी की बात करूंगा मैं। सम्यक ज्ञानी कहेगा कि सींगों वाला गधा सत्य है। मैं बताऊंगा कैसे। सींगों वाला गधा कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है। पूरी तरीके से असत्य नहीं है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो कैसे है सत्य, कैसे असत्य कैसे है? उसके लिए मैंने बात की है, ये दो 7 द्रव्यार्थी पर्यायार्थिक ने हैं। इसके 3 भेद हैं, अर्थ ने, शब्द ने और ज्ञान ने। 3 भेद, सुने कि नहीं सुने आपने? 3 भेद 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 सु
है।
अर्थ ने, शब्द ने और ज्ञान ने, इन सात जो भेद है ना, ये नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने आदि, इनके ही भेद किए गए हैं तीन ऐसे, अर्थ ने, शब्द ने और ज्ञान ने। जैसे जैसे देखो, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बात कही थी ना कि ज्ञान में ये झलकते हैं कि नहीं झलकते, कही थी कुछ दिन पहले मैंने बात। तो ज्ञान में ये झलकते हैं कि नहीं झलकती, ये बात सत्य है कि असत्य है? प्रकाशित होते हैं। हैं? सत्य झलक भी। मैंने तो ये ज्ञान में असत्य असत्य ज्ञानाकारी बताया था कुछ रहता दिन है। पहले कि ज्ञान में तो ये झलकती नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञान ही झलकता है। ज्ञानाकार रहता है, ज्ञानाकार। हाँ, तो ज्ञान में ये झलकते ज्ञानाकारी हैं, ये बात सत्य है कि असत्य है? सक्रिय, बताइए आप। हाँ, सक्रिय, सक्रिय, दोनों तरफ से सत्य, आ जाएगा। सत्य कैसे है ये बताओ आप, ज्ञान में ये झलकते हैं, सत्य कैसे है? कथनचित भी लगेगा इसमें भी। पर नहीं तो प्रकाशी कैसे है, भाई, पर भाई मैं पूछ प्रकाशी रहा हूँ है। कैसे, कथनचित सत्य कथनचित असत्य है, तो कैसे सत्य कैसे है लेकिन? असत्य ज्ञान तो क्लियर है। स्वपर प्रकाशी है, स्वपर हाँ, प्रकाशी है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। पर पदार्थ भी ज्ञान में आते पर तो प्रकाशी पर कैसे सिद्ध होगा? पर को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान ही रहता है, ज्ञान में तो ज्ञान ही है, ज्ञान में ये तो है ही ज्ञानाकारी नहीं। है, तो ज्ञान कथनचित में में तो ये, होगा ना। ज्ञान में ज्ञान ही प्रकाशित होता है वास्तव में तो, ये हाँ, प्रकाशित नहीं कथनचित में होती, आगे ये आ नहीं गए। झलकते ज्ञान में। अरे ज्ञान में ये नहीं झलकते हैं, पर ज्ञान पर प्रकाशी है, इसलिए ये कथनचित में आ गया। नहीं, इसलिए नहीं है, देखो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं है, कथन से सत्य, ये बात तो सही है कि कथन से सत्य है, ये बात तो सही है, ज्ञान में ये झलकते हैं, कथन से सत्य कथन से असत्य है। लेकिन वो स्वपर प्रकाशी की अपेक्षा आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन वो बात पूरी तरीके से नहीं है, वो बात भी जितनी कथनती सत्य असत्य ये है, उतनी कथनती सत्य असत्य वो है। कैसे है देखो, तीन तीन भेद हैं, अभी तो समय हो रहा है, शब्द ने, अर्थ ने और ज्ञान ने, और आज ये वो है तीन नहीं, डॉक्टर मिल आएंगे। आएंगे तो। हाँ, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, ठीक है, आज संडे है। क्या कह रहे हैं? सैटरडे है, मेरे ख्याल में था संडे, इसलिए मैंने अच्छा कहा था अच्छा अच्छा अच्छा। आएंगे। नहीं देखो, क्या है कि, आज संडे नहीं है, हाँ सैटरडे हाँ या हाँ, वो क्लास हाँ, पूरी करनी है अभी पाँच संडे मिनट समझ में, लेते। 5 मिनट में पूरी करनी है, कोई नहीं, 5 मिनट में पूरा कर देंगे उसको अभी हम। कि अब देखो, द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक के यहाँ सारे भेद नहीं किए हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक की, वहाँ सारे भेद नहीं लिए हैं, वहाँ निगम आदि 7 भेद लिए हैं, भेद तो बहुत सारे हैं द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक के। आपको पता है द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक के कितने भेद हैं? ब्याज के 10 भेद, और पर्याय आर्थिक के? प्रयास के 8। हाँ लेकिन उन भेदों की चर्चा यहाँ पे नहीं की है, वो भेद अलग है, ठीक है, वो भेद अलग हैं, ये 7 भेद अलग हैं। ये जो 7 भेद हैं वो अर्थ ने, शब्द ने और ज्ञान ने की अपेक्षा है। ये तीन ने क्या है, शब्द ने, अर्थ ने और ज्ञान ने क्या है? जैसे गाय, ठीक है, तो गाय नाम का पशु, हमने जब कहा गाय, हमने कहा गाय, तो गाय नाम का पशु, ये तो क्या हो गया, अर्थ ने से कथन, क्योंकि अर्थ है, वस्तु है वो वस्तु है, इसलिए अर्थ ने से सही है, गाय है। और वो गाय शब्द का निरूपण करने वाला गाय शब्द भी है, क्योंकि वो वस्तु भी है, तो वो शब्द ने से, शब्द ने शब्द का ज्ञान कराता है, अर्थ ने वस्तु का ज्ञान कराता है। अब ज्ञान ने से गाय कैसे है कि जिस ज्ञान ने गाय को जाना, जिस ज्ञान ने गाय को जाना, उस पर्याय को, ज्ञान पर्याय को, जिस पर्याय में ज्ञान के जिस परिणमन में गाय को जाना गया, ज्ञान उस ज्ञान पर्याय को गाय कहा जाता है, उस ज्ञान पर्याय को गाय कहा जाता है, ये कहा जाता है ज्ञानने से। ये कहाँ से कहा जाता है? ज्ञानने से गाय कहा जाता है। तो जो ज्ञान में ये झलकते हैं, ये भी वास्तव में ज्ञानने का कथन है।
ज्ञान में कि वो ज्ञान की पर्याय में गे झलका, तो वास्तव में तो ज्ञान ही झलका है वहां पे, लेकिन हमने उस झलकन को ज्ञान ने से क्या कह दिया, उस गे गे अर्थ की अपेक्षा क्या कह दिया, गे वस्तु की अपेक्षा क्या कह दिया कि गे झलक गए। जैसे गाय झलक गई, तो झलकी गाय नहीं है, झलका तो ज्ञान ही है, झलका तो वहां ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान ने से हमने क्या कह दिया कि गाय, कि ये जो ज्ञान क्या पर ज्ञान पर्याय क्या है, ज्ञान पर्याय गाय नहीं है, ज्ञान पर्याय तो ज्ञान की ही है, उसमें तो गाय का कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्ञान ने से कहा जाता है गाय। अब देखो जो कहा ना मैंने, अब आपको भी सींगों वाले गधे की बात घूम रही होगी आपके माइंड में। वो शब्द नहीं पे असर, शब्द हाँ नहीं कि नहीं, सुना। सींगों वाला गधा घमंड घमंड करता ज्ञान है ने और इसलिए। शब्द ने से सत्य है और अर्थ ने से असत्य है। हाँ ठीक है। ठीक है, सींगों वाला गधा ज्ञान ने हाँ से सत्य है हाँ और शब्द ने से भी सत्य है, लेकिन हाँ, अर्थ ने से असत्य है, क्योंकि इस सब नाम की रहेगा। इस जैसी कोई वस्तु होती नहीं है, ठीक है। इसलिए अर्थ ने से असत्य है, इसलिए मैंने कहा कि कथनचित सत्य नहीं, है। शब्द ने तो सत्य कैसे है? है शब्द है हाँ? ना, वो शब्द तो है, नहीं, शब्द से भी शब्द वैसे का है। शब्द तुम से उसके भी शब्द रूप से कहें हम, मुख्य रूप से ज्ञान ने सत्य है, मुख्य रूप से तो शब्द ने नहीं से भी वो शब्द, शब्द तो है, शब्द का अस्तित्व है, शब्द का, शब्द का नहीं शब्द अस्तित्व का है। अस्तित्व कहाँ है? अरे सींगों वाला गधा शब्द है ना, सींगों वाला गधा ये शब्द है, इस शब्द से शब्द ने से कहा जा सकता है मुख्य रूप से, लेकिन ज्ञान ने सत्य है, क्योंकि ज्ञान में उसकी सत्ता विद्यमान है। सींगों और वाला शब्द गधा देखा नहीं। ही नहीं है तो उसको सत्य कैसे मान लेंगे? अरे अरे शब्द नहीं तो अरे शब्द आपने उसको आपने है। नहीं देखा सींगों वाला गधा, मैं आपने सिंहों वाला गधा नहीं देखा, मैंने मैंने कहा तो बहुत बड़ा नहीं मनुष्य के चेहरे वाला शेर देखा है। और बताओ, मनुष्य के चेहरे वाला शेर देखा है मैंने, आप हाँ कह रहे हो नहीं देखा मैंने, आपने देखा है कहीं मनुष्य के चेहरे वाला शेर? हाँ, कुबोर भूमि में होते हैं, कुबोर भूमि अरे में। वो भूमि में नहीं, यहीं पर, यहाँ यहाँ मिलते देखा कि थे। नहीं देखा आपने, बताओ, मैंने देखा है। अच्छा। हाँ आपने देखा है कहीं पे मनुष्य के चेहरे वाला शेर? मैं नए के आधार से बात कर रहा हूँ, देखा है मैंने यहीं पे। ज्ञान में सत्ता है उसकी, ऐसा नहीं है ज्ञान में सत्ता नहीं है उसकी। अभी मैं बात करूंगा नैगम नय में, नैगम नय को ज्ञान ने कहा गया, बाकी किसी भी नय को नहीं कहा गया, ज्ञान ने नैगम नय को कहा गया मुख्य रूप से। मैं नैगम नय में इसकी बात करूंगा, अभी तो समय हो गया। कल विषय इसको फिर लेना, ये विषय हाँ जमा विचार नहीं कर, है हमारे देखो दिमाग मैं का। कैसे कह रहा हूँ वो एक बार क्लियर कर दूं मैं आपको। जो ये चित्रकार हैं, न्यूज़पेपर में आप बहुत बार चित्र देखते हैं राजनीति के ऊपर, हम्म, चित्र देखते नहीं देखते राजनीति के ऊपर आप, कि भैया हम्म, कोई एक शेर बना हुआ है, प्रधानमंत्री का चेहरा लगा दिया उस शेर को, और हम्म, एक कोई हिरण बना दिया मान लो, और वो दूसरे पक्ष की विपक्ष की पार्टी के नेता का चेहरा लगा दिया उसमें। ऐसे देखते हो, चित्र देखे नहीं देखे आपने ऐसे, वीडियो देखे ऐसे नहीं देखी देखिए, आपने ऐसी? देखिए। अरे जरोगा देखी है ना? हमें जरोगा। तो वो आया कहाँ से, कि पहले बनाने वाले के ज्ञान में आया है वो चित्र, मनुष्य के चेहरे सहित शेर, ये चित्र की सत्ता ज्ञान में आई है। ज्ञान में सत्ता नहीं होती तो बनाता कहां से वो, ज्ञान में गे बना है वो, वस्तु नहीं बात है सही है। उस जैसी वस्तु नहीं है, इसलिए अर्थ ऐसे नहीं कहेंगे हम, हम्म। नहीं, ज्ञान लेकिन में तो ज्ञान बना तो में शब्द उसको में गे विद्वान। बनाया है चित्रकार ने, उसके बिना नहीं है। अरे शेर की वृत्ति उस व्यक्ति के अंदर है, ऐसा पूछा इसलिए उसको चेहरा बना दिया है, तो ये बात इसलिए तो सही ये है। राजनीति में तो बहुत प्रकार से दिखाते हैं कि भैया वो उसको, यहाँ पे वो उसका लीडर पल्ला का दिखा भारी है देते हैं, तो उसको उसकी शेर दिखा वृत्ति दिया, कार्टून लीडर कार्टून रहती नहीं है। आते न्यूज़पेपर्स में। अरे मैं बात करूंगा सत्य की और असत की, नैगम नय में दोनों चीजें आएंगी। जो असत्य है, जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है जगत में, उसकी बात भी नैगम ने करेगा। जो वस्तु विद्यमान नहीं है, और कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये हम्म, मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये सब सम्यक ज्ञान ज्ञान का अंश है नैगम ने, है। ये सम्यक ज्ञान है, और मैं सिद्ध करूंगा सम्यक ज्ञान पे ही सिद्ध करके बताऊंगा मैं आपको कि सम्यक ज्ञान से कैसे सिद्ध है, सम्यक कैसे है ये। उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसके बाद भी उस वस्तु का ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है, विचार करके देखना।
ठीक है, मैंने इसलिए कार्टून का एग्जांपल दे दिया, आप उससे थोड़ा आइडिया लगाएं, क्योंकि ज्ञान की सत्ता में मौजूद है वो। ज्ञान में गे बनाया है उसको, ज्ञान में गे बना है वो, तब बना पाया है चित्रकार। यदि ज्ञान में गे नहीं बनाया होता तो बनाता कैसे? बनाया किसके अरे बल पे उसने? उसका प्रयोजन भी है उसमें। और देखो उसको बहुत अपनी सील का प्रयोजन तो बनाना, है, लीडर प्रयोजन तो बनाने का है ही, प्रयोजन भी है। प्रयोजन तो है ही। और आपको हम्म, मैं एक चीज और बता दूं, क्लियर तो कर करूंगा। ये हम्म, जो असत्य वस्तु है, जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है जगत में, हम्म, वो उसका सत्य होना ज्ञान ने से, ये आपके और हमारे लिए उपयोगी है बहुत। उपयोगी है, ये कह रहा हूं मैं, उपयोगी है हमारे लिए ये बहुत। कैसे उपयोगी, मैं कल सिद्ध करूंगा इस बात को। उपयोगी कैसे है हमारे लिए ये बात, कि इसकी सत्ता ही नहीं पाई जा रही है और उसको हम ज्ञान का गेय बना रहे हैं। ठीक है। उसको हम ज्ञान का गेय बना रहे हैं, इसकी सत्ता नहीं पाई जाती, वो उपयोगी कैसे है हमारे लिए? नैगम्य में आएगी वो बात, नैगम्य की बात करेंगे कल हम। विचार करना। सोचा था नए एक दिन में हो जाएगा, लेकिन एक दिन में तो नहीं होता हुआ दिख नहीं नहीं रहा हुआ। मुझे। कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, ज्यादा चलो लग विचार सकते हैं, करेंगे अभी मैंने कल। बहुत बहुत कल द्रव्य उठा आर्थिक पटक न्याय है। को कोशिश करेंगे पूरा करें। जो भी विषय तो देखो बहुत बड़ा है, विषय की तो खैर मतलब बात ही नहीं है। एक एक न्याय की उठा बात पटक करेंगे ज्यादा तो है। बहुत टाइम चाहिए, लेकिन कल कोशिश करेंगे कम से कम ये द्रव्य आर्थिक न्याय का विषय तो हो ही जाए, तीनों न्याय हो जाए, न्यायगम न्याय, संग्रह न्याय और चलो। व्यवहार न्याय। ये तीन हो जाए कल तो हम विचार करेंगे, विचार करना। बाकी कल हम विचार, आप विचार करना और क्या क्या पॉसिबल है। ये हाँ सही ठीक है है। कि गलत है, सम्यक है कि मिथ्या है, ये हम्म, ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। असत की बात करना, असत की कल्पना करना, कल बात करेंगे हम इसकी और विचार करना। अभी तो समय हो गया काफी, अभी हम यहीं विराम देते हैं। विचार करना हम सब भी, प्रमाण और न्याय से वस्तु को व्यवस्थित जानकर, क्योंकि प्रमाण और न्याय सम्यक ज्ञान के अंश है, प्रामाणिक ज्ञान है, झूठे ज्ञान नहीं है। असत वस्तु का ज्ञान भी झूठा नहीं है, क्योंकि प्रामाणिक है वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए प्रामाणिक है। हम भी प्रमाण और न्याय के माध्यम से वस्तु को जानकर, वस्तु तो वस्तु का निर्णय करके, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानकर मुख्य मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। कल नहीं पूछा मैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत